जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी, ये याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी के सभी ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं, जिसका नाम है श्वसन। ये चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, इसका नाम क्या है? श्वसन है। और इस श्वसन चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सबको हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ अगर टाइमिंग लंबा मिला तो कुछ सब्जेक्टिव को भी देख ले, नहीं तो 2 वीडियो में हम आप लोगों का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट कर कर दे देंगे। जो लेसन 2 है उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के, ठीक है बच्चों। सब्जेक्टिव में दोनों टाइप, शॉर्ट और लॉन्ग, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सबको मैं वीडियो में सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। और इसके पहले मैं बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने उसका ईयर भी साइड में मेंशन कर दिया है। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जाइए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो। बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि टाइमली मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी, देखिए हम लोग सुने थे एटीपी, जिसको हम कहते थे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बच्चों, ट्राई फॉस्फेट। एक मिनट बच्चों, क्या कहता था? एटीपी, एडीपी का, सॉरी एटीपी सुना था ना। एटीपी का पूरा अर्थ होता है बच्चों एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, और ये एडीपी है, इसका पूरा अर्थ होता है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ना एडीपी ही चेंज होता है एटीपी में, याद रखिएगा, एडीपी ही एटीपी में चेंज होता है। तो श्वसन क्रिया के द्वारा एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए श्वसन क्रिया द्वारा एडीपी टूटता है और टूट करके एटीपी में बदलता है, ठीक है बच्चों। और बदल करके कितनी ऊर्जा मुक्त करता है? तो याद रखिएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा एडीपी के टूटने से मुक्त होती है श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर हो गया कि नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हमारा ए नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, ये अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये जो पाइरूवेट है ये विखंडन होकर क्या देता है बच्चों? CO2, याद है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है, 6 कार्बन रहता है ग्लूकोज में, और ये 2 भागों में टूट जाता है, 3 कार्बन वाले परमाणु में बदल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइरूवेट। उसके बाद पाइरूवेट विखंडित होता है और विखंडित होकर क्या चीज बनाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा देता है, ठीक है बच्चों। और यह क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखिएगा पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देने की क्रिया कहाँ होती है बच्चों? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। माइट्रोकॉन्ड्रिया तो गलत दिखा गया बच्चों, माइट्रोकॉन्ड्रिया में कहा होती है बच्चों? माइट्रोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनना, जल बनना और ऊर्जा का मुक्त होना माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। क्यों? क्योंकि जो पाइरूवेट विखंडित होती है ये पूर्ण रूप से वायवीय श्वसन में होती है, ठीक है बच्चों। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कोशिका दर में अवायवीय होता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। हरित लवक जो है बच्चों पौधे में होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। और केंद्रक तो कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। तो केंद्रक कोशिका के अंदर होता है
और माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है बच्चों? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? देखिए, हम लोग जान रहे हैं श्वसन दो होते हैं, वायवीय और अवायवीय। ठीक है बच्चों, तो ये जो वायवीय श्वसन होता है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, कुछ नहीं बनता है। पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जल बन जाएगा और ऊर्जा मुक्त होगी। अवायवीय श्वसन में ही इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल बनता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कौन से श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल? अवायवीय श्वसन में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी नंबर होगा। नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया और ये 2012 में पूछा गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम किसको जानते हैं? 2018 और 2022 में पूछा गया है। एटीपी, एटीपी, डीटीपी या पीटीपी को याद रखिएगा। ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम लोग एटीपी को जानते हैं, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, यानी इसमें फास्फोरस के कितने अणु होते हैं बच्चों? 3 अणु होते हैं। इस चीज को माइंड में रखिएगा। एटीपी में फास्फोरस के कितने अणु होते हैं? 3 अणु होते हैं। और एटीपी को ही हम लोग ऊर्जा मुद्रा के रूप में भी जानते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वायवीय और अवायवीय, 2 प्रकार के श्वसन होते हैं। ये तो हम लोगों के लिए मालूम है। वायवीय श्वसन को हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। और इसे हम लोग अनऑक्सी श्वसन कहते हैं, क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा, क्लियर है, जो ईंधन के रूप में ऑक्सीजन जो है वह वायवीय श्वसन में जो हमारा ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को एक्टिव करके ज्यादा ऊर्जा मुक्त करती है। तो 100% किस श्वसन में ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है बच्चों? तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। 5 का आंसर ए नंबर होगा। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला है मछली का श्वसन अंग क्या है बच्चों? जवाब दिया ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा या फेफड़ा। ये क्वेश्चन 2020 में और 2024 में पूछा गया है। तो हम सब जानते हैं कि मछली का श्वसन अंग बच्चों होता है गिल्स, जिसको हम लोग कहते हैं गलफड़ा। मछलियों में 2 जोड़ी गलफड़े के अंग होते हैं बच्चों। तो मछलियों का श्वसन अंग गिल्स या गलफड़ा है। ठीक है बच्चों, तो 6 का आंसर हमारा होगा बी नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तिलचट्टा में जो कॉकरोच होते हैं बच्चों, उसमें कितने जोड़ी श्वसन अंग होते हैं या श्वसन रंध्र होते हैं? तिलचट्टा का श्वसन अंग है बच्चों ट्रेकिया, श्वसन। क्यों? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हम सब जानते हैं CO2 और O2 को बांधने की क्षमता होती है हीमोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन CO2 को बांध के बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और O2 को बांध के बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, लेकिन जो ये तिलचट्टा होता है ना बच्चों, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उनमें श्वसन ट्रेकिया या श्वास नली द्वारा होता है, जिसमें कितने रंध्र होते हैं, कितने छिद्र होते हैं बच्चों? तो तिलचट्टा के जो श्वसन अंग होते हैं बच्चों, उसमें 10 छिद्र होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तिलचट्टा के श्वसन अंग में कितने छिद्र होते हैं, कितने जोड़े रंध्र होते हैं? 10 जोड़े, यानी टोटल 20। 10 जोड़े होते हैं, जोड़े में रंध्र होते हैं बच्चों। आधा एक साइड होता है, आधा एक साइड होता है। तो टोटल तिलचट्टा में कितने, यानी कॉकरोच में कितने श्वास रंध्र होते हैं बच्चों? 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। कितने जोड़े?
10 जोड़े। कितने होते पूछेगा तो 20 बोलिएगा। तो इसका जवाब हो गया सी नंबर। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी श्वसन में जो अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, या CO2 H2O और ऊर्जा। तो याद रखिएगा, श्वसन में अगर हम लोग बात करें तो श्वसन अभिक्रिया के फलस्वरूप अंत में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जो सांस के द्वारा बाहर निकलता है, जलवाष्प भी बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जलवाष्प भी बनता है, और ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2018-2021 में पूछा गया है। तो जवाब होगा डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या जल बोल सकते हैं, और ऊर्जा। तो श्वसन क्रिया का जो मुख्य उत्पाद है, जो अंतिम प्रोडक्ट है, क्या क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इस तरह हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका जवाब हमारा क्या होगा बच्चों, डी नंबर होगा। और 7 नंबर का जवाब क्या होगा, सी नंबर। त्रिचट्टा जो है उनमें टोटल 20 श्वास रंध्र होते हैं, 20 श्वास रंध्र होते हैं। और जोड़े में बोला जाए तो कितने होते हैं, 10 जोड़े, क्योंकि एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 20 श्वास रंध्र हो गए 10 जोड़े में बच्चों। अब अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां नंबर देखिए बच्चों, अगर 9वां नंबर क्वेश्चन का जिक्र किया जाए तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पौधे में श्वसन होता है, कहाँ होता है बच्चों, जड़ में, तना में, पत्ती में, या इन सभी में। तो याद रखिएगा, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड सिटिंग में। पौधे में जो श्वसन होता है ना बच्चों, श्वसन के लिए पौधे में कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, जैसे हमें फेफड़ा पाया जाता है, तो पौधे में कोई विशेष अंग श्वसन के लिए नहीं होता। इस चीज को ध्यान दीजिए। पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है। जड़ वाले भाग में जड़ से श्वसन होता है, तना वाले भाग में तना से होता है, और पत्ती वाले भाग में पत्ती से होता है। यानी पौधे के प्रत्येक भाग में श्वसन क्रिया होती है, इसीलिए इसका जवाब होगा इनमें से सभी, डी नंबर। ठीक है बच्चों। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन 21 में और 24 में पूछा गया है। 4 बीमारी का नाम दिया गया, डायरिया, मलेरिया, निमोनिया और मधुमेह। इन सब में किसका संबंध, सांस संबंधी बीमारी है, किसमें सांस में तकलीफ होती है, सांस लेने में, किस बीमारी में, डायरिया में होती है, मलेरिया में होती है, निमोनिया में होती है, या मधुमेह या डायबिटीज जिसको कहते हैं उसमें होती है। हम सब जानते हैं बच्चों, डायरिया में क्या होता है, उल्टी होती है, वॉमिट होता है और दस्त होता है। इसका श्वसन से कोई लेना देना नहीं है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जिसमें बुखार होता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, इसका भी श्वसन से कोई लेना देना नहीं है। निमोनिया बच्चों श्वसन संबंधी बीमारी है। अब मधुमेह तो बच्चों श्वसन संबंधी बीमारी नहीं, सब जानते हैं, क्योंकि इसका संबंध ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से होती है। तो निमोनिया इसका सही जवाब होगा। निमोनिया श्वसन संबंधी बीमारी जिसमें सांस लेने में व्यक्ति को तकलीफ होता है, और निमोनिया इतना डेंजर है कि कई बच्चे इससे प्रति साल इस बीमारी से मरते हैं बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, निमोनिया। ठीक है बच्चों। अब अपना अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, 11 और 12 देख लेते हैं। 2024 में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, मैंने अभी बताया ना। एटीपी का पूरा अर्थ क्या होता है बच्चों, एडेनोसाइन, या एडिनोसाइन भी बोलता बहुत जगह, ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों, ट्राइफॉस्फेट। यानी फास्फोरस की संख्या कितनी होती है इसमें, 3 होती है। कितनी होती है, 3, क्योंकि ट्राई है और एटीपी रहता तो ये डाइफॉस्फेट होता है, इसमें 2 लिखते हैं, बट इसमें क्या होगा, 3 होगा। आंसर सी नंबर होगा। ये 2024 में पूछा गया है। अगला ग्लाइकोलाइसिस क्या है बच्चों, क्या क्वेश्चन दिया गया है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 2022 में। तो पहले हम थोड़ा सा हल्का सा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में समझ लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना बच्चा, वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का विघटन ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जो ग्लूकोज होता है उसका विघटन ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये हमारे शरीर में बच्चों लगभग 10 सेकंड से 3 मिनट तक चलने वाली क्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस लगभग 10 सेकंड से 3 मिनट तक चलती है। और ग्लाइकोलाइसिस जो है ना बच्चों,
वो हमारे कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है बच्चों, तो जो सही जवाब होगा इसका बच्चों कोशिका द्रव्य होगा। बी नंबर ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है और यह चलती है 10 सेकंड से 3 मिनट तक। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्रिया के लिए एनर्जी जो आता है, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी ग्लूकोज से आती है, याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहां से आती है बच्चों? ग्लूकोज से आती है। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? यानी कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं रहता है? आम, नागफनी, हाइड्रीला या कनेर? देखिए आम के पौधे में भी रंध्र रहता है क्योंकि उससे भी CO2 का आदान प्रदान होता है। नागफनी में भी रहता है, कनेर के पौधे में भी रहता है। किस में नहीं रहता बच्चों? हाइड्रीला में नहीं रहता। तो जवाब होगा सी नंबर। अगला है बच्चों, किण्वन क्रिया पाई जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा है कि हाइड्रीला, याद रखिएगा हाइड्रीला एक ऐसा पौधा है जिसमें कोई रंध्र नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन किसमें होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, ईस्ट में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए किण्वन का मतलब क्या होता है बच्चों? किण्वन का मतलब होता है जो बड़े अणु होते हैं उनका टूट करके छोटे अणुओं में बदलना। किण्वन क्रिया में याद रखिएगा, जो किण्वन की क्रिया होती है उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों की मदद से, सूक्ष्म जीवों की मदद से जो है कार्बनिक पदार्थ के सरल अणु का जो जटिल अणु होते हैं वह सरल अणुओं में टूटते हैं। बड़ा अणु छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटता है और इसमें मेन मदद करता है ईस्ट। कौन करता है बच्चों? ईस्ट करता है। तो किण्वन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान, मेन रोल किसका होता है? इंपोर्टेंट रोल किसका होता है बच्चों? ईस्ट का होता है। तो हमारा जवाब होगा सी नंबर। 14 नंबर का जवाब क्या होगा बच्चों? सी नंबर होगा। क्या होगा? ईस्ट। ठीक है, अब अपने अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 15 नंबर क्या बोला क्वेश्चन? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला बच्चों कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? यानी किस जीव में ट्रेकिया पाया जाता है? इसको श्वास नली कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्रेकिया मैंने अभी आपको बताया श्वास नली कॉकरोच में पाया जाता है। तो जवाब होगा सी नंबर। 15 का जवाब क्या होगा बच्चों? सी नंबर। कॉकरोच में ट्रेकिया पाया जाता है। इसके पहले वाले आप लोगों ने जो पढ़ाया था कि त्रिचट्टा जो होता है, त्रिचट्टा को ही कॉकरोच कहते हैं। त्रिचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं बच्चे? कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं बताया था मैंने आपको? 10 जोड़ा, यानी 20। श्वास रंध्र का ही संबंध किससे बच्चों? ट्रेकिया से है। ठीक है, तो ट्रेकिया किस जीव में पाया जाता है? कॉकरोच, तिलचट्टा, तितली, इन सब के जितने भी कीट होते हैं उनमें श्वास रंध्र पाया जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अपारगम बोला गया है, सॉरी पारगम में बोला गया है, अपारगम में बोला गया है, अर्धपारगम बोला गया है, इनमें से कोई नहीं। पारगम मतलब होता है पूरी तरह से पदार्थ जो है आर पार चल जाएगी। अपारगम मतलब होता है पदार्थ इस पार से उस पार जाएगी ही नहीं। और अर्धपारगम मतलब होता है कुछ चीजें जाएगी कुछ नहीं जाएगी, यानी उपयोगी चीजें आर पार होंगी, जिसका जरूरत है वो उस पार जाएगी, कोशिका से बाहर निकलेगी, जिसका जरूरत है वह नहीं निकलेगी। तो इसको कहते हैं अर्धपारगम। तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है, जो अनुपयोगी पदार्थों को बाहर और उपयोगी पदार्थों को अंदर लाती है। यानी उसके साथ अनुपयोगी पदार्थ जो है बाहर निकल सकते हैं और उपयोगी पदार्थ अंदर जाते हैं। नहीं तो पारगम होने का मतलब होता है पूरा निकल जाएगा, अनुपयोगी भी उपयोगी भी। और अपारगम होने का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, सब अंदर जमा हो जाएगा, जिससे कोशिका मर जाएगी। और पारगम में होने से भी पूरा उपयोगी अनुपयोगी सब बाहर निकल जाएगा, तो कोशिका को पोषण नहीं मिलेगा, मर जाएगी। तो ये अर्धपारगम होती है, जो उपयोगी पदार्थ को अंदर रख के कोशिका का डेवलप करती है और अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकाल देती है। तो इसका जवाब सी नंबर होगा। ये 2023 और ये 2022 में पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 17 नंबर क्या बोला गया बच्चों। 17 नंबर क्या बोला गया है? 17 नंबर क्या बोला गया है? एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा ना, एटीपी का विस्तारित क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कभी कहीं एडेनोसाइन लिखता है और कहीं
एडिनोसाइन लिखता है, सीन में लिखता है, उससे नाम कोई नहीं है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका पूरा अर्थ ध्यान दीजिएगा, ये 2023 में पूछा है। और यही डी रहेगा तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट लिखेंगे। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? यानी जो पत्तियों में रंध्र पाया जाता है बच्चों, रंध्र किससे घिरा रहता है? यानी रंध्र के चारों ओर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है बच्चों, जो रंध्र को खुलने और बंद होने में मदद करती है। उन कोशिकाओं को कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं बच्चों? गार्ड सेल्स या फिर गार्ड कोशिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? गार्ड सेल्स 2023 में पूछा गया, बी नंबर। इसका होगा सी नंबर कि जो हमारी कोशिकाएं, जो पत्तियों की कोशिकाएं होती है, जो रंध्र होती है, वो रंध्र किससे घिरी रहती है बच्चों? गार्ड सेल से घिरी रहती है। और यही गार्ड सेल जो है बच्चों, रंध्रों के खुलने और बंद होने में भी मदद करता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? देखिए 19 और 20 को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? हम सब जानते हैं बच्चों, श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। 2023 में पूछा गया है। लिया कौन जाता है? लिया जाता है ऑक्सीजन और छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी मुक्त होता है CO2 और ग्रहण किया जाता है ऑक्सीजन। तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है रंध्र का काम क्या है? ये 2023 में पूछा गया। रंध्र क्या काम करती है? प्रकाश संश्लेषण करती है, गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करती है, पोषण करती है या भोजन का परिवहन करती है। तो हम सब जानते हैं जो पत्तियों में रंध्र होते हैं ना बच्चों, जो स्टोमाटा होते हैं, जो गार्ड सेल से घिरे जाते हैं, इस रंध्र के द्वारा CO2 बाहर निकलता है और O2 अंदर आता है। पहला काम नहीं इस बोल दिया, O2 बाहर निकलता है और CO2 अंदर आता है प्रकाश संश्लेषण में। और इसी रंध्र के द्वारा जल वाष्प भी जमीन से पत्ती के रंध्र के द्वारा ही वायुमंडल में मुक्त होता है। यानी इसका काम जल वाष्प को भी मुक्त करना है, जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, और CO2 तथा O2 का विनिमय करना भी है, यानी CO2 को अंदर लेना और O2 को बाहर निकालना भी है। तो सही जवाब बी नंबर होगा बच्चों। क्या? गैसों का विनिमय और वाष्पो उत्सर्जन। 20 नंबर तक हम लोगों का क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 21 नंबर है उसको देख लिया जाए बच्चों। 21 से 22 को देखते हैं। 21 नंबर क्या कर रहा है? रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? जड़ों में, जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं बच्चों, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों पर। तो जवाब होगा बी नंबर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और 2023 में ये पूछा गया है। लासिका का रंग कैसा होता है बच्चों? ये 2023 में पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो हम सब जानते हैं लासिका का रंग होता है हल्का पीला। लासिका का रंग कैसा होता है बच्चों? हल्का पीला होता है, जो हमारे रक्त का एक भाग है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, तो लासिका का रंग कैसा होता है बच्चों? हल्का पीला होता है। 22 नंबर का जवाब हम लोग का होगा डी नंबर। अब 23-24 देख लेते बच्चों। 23 नंबर में क्या बोला गया है? मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंगस, ट्रेकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र या श्वसन तंत्र। अगर आप गौर करिएगा, नासिका छिद्र हो या लैरिंगस हो या ट्रेकिया हो या फेफड़ा हो, इन सब का संबंध किससे है बच्चों? श्वसन से है। तो इसका जवाब डी नंबर होगा, श्वसन तंत्र। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसकी होती है? तो याद रखिएगा, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन चूहे की होती है। किसकी होती है बच्चों? चूहे की होती है। तो इसका जवाब बी नंबर होगा, चूहे का। आपको बता देते बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो हाथी का हृदय धड़कन होता है ना बच्चों, वो 25 से 30 धड़कन पर मिनट होता है। यानी हाथी का हृदय 25 से 30 बार धड़कता है लगभग 1 मिनट में। अगर हम लोग आदमी का बात करें तो ऐसे आदमी का बोलता है 72, लेकिन माना जाता है कि 60 से 100 के बीच भी रहता है तो आदमी का हृदय धड़कन सही माना जाता है। लेकिन एवरेज हम लोग 72 मानते हैं। कहीं 60 से 100 लिखा रहता है, कहीं 60 से 80 के लिए नहीं है। लेकिन आदमी जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हृदय धड़कन
70 से 80 के बीच में रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्लू व्हेल का 25 से 37 या 40 के बीच रहता है। लेकिन चूहे का बात किया जाए तो 500 से 600 धड़कन पर मिनट होता है। यानी 1 मिनट में चूहे का जो हृदय है वह कितनी बार धड़कता है बच्चों? 500 से 600 बार। क्लियर हो गया? तो सबसे ज्यादा हृदय धड़कन किसका हो गया बच्चों? चूहे का। तो जो सही जवाब होगा इसका बी नंबर। सोच सकते हैं 500 से 600 बार 1 मिनट में धड़क रहा है, तो आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि इसका हार्ट बीट का दर क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बच्चों? वह कह रहा है कि कोशिका ईंधन निम्न में से कौन सा है? यानी कोशिका को एनर्जी यानी ईंधन देने का काम निम्नलिखित में कौन करता है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, कोशिका को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज का होना जरूरी है, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज वायुमंडल के ऑक्सीजन को ग्रहण करके एनर्जी देता है। तो ईंधन के कारण ही ना एनर्जी मिलता है। तो किसके कारण उनको एनर्जी मिल रहा है? ग्लूकोज के कारण। तो इसका जवाब बी होगा कि कोशिका का ईंधन कौन है बच्चों? तो कोशिका का ईंधन ग्लूकोज है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो इसका जवाब हम लोग दे सकते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण है, दहन है और रासायनिक अभिक्रिया है। यानी श्वसन को हम लोग ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं, दहन भी कर सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया भी कर सकते हैं, जो 2011 में पूछा। अगर आपसे कोई पूछे श्वसन कैसी अभिक्रिया है तो जवाब दे सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जवाब दे सकते हैं दहन अभिक्रिया है और जवाब दे सकते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन जो बच्चों को क्या कर रहा है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? तो याद रखिएगा, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ पायरुविक अम्ल है। क्या बच्चों? पायरुविक अम्ल है। ये 2013 में पूछा गया है। क्योंकि देखिए, श्वसन लिखा गया बच्चों, श्वसन नहीं होगा, श्वसन होगा। क्योंकि श्वसन में जो ग्लूकोज है ना बच्चों, C6, 6 कार्बन वाले परमाणु को ग्लूकोज कर रहे हैं इसमें हम, वो 3 कार्बन वाले 2 परमाणु में बदल जाता है। सॉरी, 6 कार्बन वाला यौगिक जो है वो 3 कार्बन वाले 2 यौगिकों में बदलता है, जिसको हम लोग कहते हैं पायरुविक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों? पायरुविक। देखिए इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है ना बच्चों, C6, H12O6, ये पहले टूटता है और टूट करके पायरुविक 2 पायरुविक के अणु बनाता है। और पायरुविक का एक अणु का सूत्र होता है C3H4O3। तो ऐसा ऐसा क्यों बनाता है बच्चों? 2 को बनाता है, C3H4O3, और बाकी H जो है वो जल के रूप में निकल जाता है। अब ये पायरुविक जो है बच्चों, ये टूट करके CO2 जल और ऊर्जा बनाता है। तो बीच में क्या प्राप्त हुआ? यानी ग्लूकोज डायरेक्ट इसमें नहीं टूटता है, ग्लूकोज पहले बना रहा है पायरुविक अम्ल। यानी मिडिल में क्या बन रहा है? श्वसन के मिडिल में क्या बन रहा है बच्चों? तो श्वसन के मिडिल में बन रहा है, श्वसन के मिडिल में बन रहा है पायरुविक अम्ल। इसलिए श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या होगा? पायरुविक अम्ल होगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है। अगला बच्चों, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? तो याद रखिए, किण्वन अभी बताया ना, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, खास करके ईस्ट और कवक के द्वारा। जनरली ईस्ट जोड़ा जाता है। ईस्ट के द्वारा जो कार्बन के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है बच्चों? किण्वन कहलाता है। और किण्वन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए किण्वन कैसा श्वसन है बच्चों? किण्वन अवायवीय श्वसन है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये तो समझ में आ गया आपको श्वसन कैसी अभिक्रिया है, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है और किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। तो किण्वन कैसा श्वसन है बच्चों? अवायवीय श्वसन। इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्थलीय और जलीय श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? मतलब जीव जो स्थल में रहते हैं या जीव जो जल में रहते हैं, वो श्वसन के लिए, श्वसन तो गलत हो गया बच्चों, श्वसन के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? तो याद रखिए,
जलीय जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं गलफड़े के द्वारा, जो गलफड़े के द्वारा वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं गलफड़ा के द्वारा, क्योंकि मछलियों के जो गलफड़े में विशेष प्रकार की बनावट होती है जिसके द्वारा वह जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो जलीय जीवों का श्वसन अंग क्या हो गया बच्चों, गलफड़ा हो गया। और स्थलीय जीव में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए फेफड़ा और ट्रेकिया होता है। याद रखिएगा श्वसन अंग 3 होता है, गलफड़ा, ठीक है बच्चे, जिसको हम लोग गिल्स भी कहते हैं, दूसरा होता है फेफड़ा, और तीसरा होता है ट्रेकिया जिसको हम लोग श्वास नली भी कहते हैं। ये दोनों जो है उभयचर प्राणी में होगा, जो जल स्थल दोनों में रहते हैं, या फिर स्थलीय प्राणी में होगा। और ये उभयचर में नहीं होता, ये टोटली जल में रहने वाले जीवों के लिए होता है। तो क्लियर जवाब है कि जलीय जीवों में गलफड़े द्वारा श्वसन होता है, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। स्थलीय जीव और वायु में जो पाए जाते जो जीव होते हैं, स्थलीय जीव हो या वायु में रहने वाले जीव हो या उभयचर प्राणी हो, उनमें ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए फेफड़ा और ट्रेकिया होता है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन को अनाक्षी श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन कहते हैं, जो 2015 में पूछा गया है। मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है बच्चों? तो मछली सांस लेती है गलफड़े के द्वारा। ये हम सब जानते हैं कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है, गलफड़े के द्वारा सांस लेती है बच्चों। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो याद रखिएगा तिलचट्टा का श्वसन अंग है ट्रेकिया। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है बच्चों? ट्रेकिया, जिसको हम लोग श्वास नली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण इनमें श्वसन जो है वो सीधे, जो श्वसन गैस होता है वह सीधे जो पतली पतली नली होती है, जो हवा भरी नली होती है, जिनसे कई शाखाएं निकलती है, या सभी शाखाएं जो है जीवों के कोशिकाओं तक पहुंचती है। और इसी के द्वारा जो तिलचट्टा हो या फिर दूसरे कीट होते हैं, मक्खी होते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, तितली होते हैं, बटरफ्लाई, इसके बाद मधुमक्खियां होती है, इन सब चीजों में क्या पाया जाता है, इन सब जीवों में क्या पाया जाता है बच्चों? ट्रेकिया पाया जाता है। और ट्रेकिया के द्वारा श्वसन क्रिया इनमें होती है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो ये हम लोगों ने अभी देखा ना कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं बच्चों? सॉरी, उपस्थिति है। अब इसके पहले हमने अनुपस्थिति पढ़ा था बच्चों, देख लीजिए। अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ा था ना अभी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? अनाक्षी श्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। उसी तरह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं बच्चों? ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं बच्चों ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा जब ऑक्सीजन ना मिले तो जो श्वसन होता है उसको कहेंगे अनाक्षी श्वसन, और जब ऑक्सीजन मिले उसमें जो श्वसन होता है उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन में बच्चों ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये 9 नंबर क्वेश्चन। 9, 10 दोनों इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा गया बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में दर्द होने लगता है, क्यों? तो देखिएगा बच्चों, जब कोई भी व्यक्ति अत्यधिक व्यायाम करता है तो उसके करने पर जितनी ऑक्सीजन शरीर की कोशिका को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लॉस होता है, और उस एनर्जी लॉस करने में एनर्जी जो खर्च होती है उस एनर्जी को बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकोज के द्वारा मिलकर ऑक्सीजन। ग्लूकोज के द्वारा कौन मिलके? ऑक्सीजन मिलके हमारे शरीर में एनर्जी मुक्त करती है। तो हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा एनर्जी मुक्त करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ता है हमको। तो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पर अनऑक्सी श्वसन बनता है, होता है। कौन सा श्वसन होने लगता है? अनऑक्सी। क्योंकि जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा शरीर के अंदर अनऑक्सी श्वसन होने लगता है, जिसके कारण शरीर में कौन चीज बनता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल बनता है। अनऑक्सी श्वसन होता है, शरीर के अंदर क्या बनता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल बनता है, जो शरीर की कोशिकाओं में
जमा रहता है, और शरीर की कोशिका में उसके जमा रहने के कारण मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है और दर्द होने लगता है। तो याद रखिएगा, अत्याधिक व्यायाम जब व्यक्ति करते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए उनको क्या करना होगा, ज्यादा ऑक्सीजन लेना होगा। तो जितना ऑक्सीजन चाहिए व्यायाम के दौरान उतना ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता है, तो शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिस कारण वहां कैसा शोषण होने लगता है बच्चों, अनाक्षी शोषण होने लगता है। और अनाक्षी शोषण होने से लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल जैसे हमारे शरीर की मांसपेशियों में जमा होता है, मांसपेशियों में क्या आ जाता है बच्चों, क्रैम्प आ जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दर्द का अनुभव होने लगता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग क्या है, ये 2011 में पूछा गया। तो देखिएगा, जब भी ग्लूकोज C6H12O6 को ऑक्सीजन मिल रहा है तो यहाँ 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन मिले ही नहीं, ठीक है बच्चों। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ऑक्सीजन मिले लेकिन थोड़ा सा मिले। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ऑक्सीजन पूरा मिले, यानी हो सकता है कि ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन पहुंचे ही नहीं, अनाक्षी शोषण हो जाए। हो सकता है ग्लूकोज के पास पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले, जितना जरूरत हो उतना ना मिले, थोड़ा बहुत मिले, यानी ऑक्सीजन की कमी हो। और तीसरा हो सकता है जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, जितना चाहिए उतना मिल जाए। तो इन तीनों कंडीशन को हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, जब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है, यानी ग्लूकोज को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इथेनॉल और जो है वो ग्लूकोज इथेनॉल और CO2 में बदल जाता है। यानी जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज क्या चीज में बदल जाएगा बच्चों, इथेनॉल में बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। लेकिन इस क्रिया में भी एनर्जी मुक्त होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज को ऑक्सीजन ना मिले तो क्या निर्माण होगा बच्चों, इथेनॉल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और इस क्रिया में भी ऊर्जा मुक्त होगी, लेकिन वो ऊर्जा उतनी मुक्त नहीं होगी, हल्की बल्कि ऊर्जा मुक्त होगी। दूसरा होगा, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में प्राप्त होगा तो ग्लूकोज बदल जाएगा पायरुवेट में, और फिर जाके यह पायरुवेट बदल जाएगा लैक्टिक अम्ल में। यानी अगर ऑक्सीजन जितना चाहिए शरीर को उतना नहीं मिलेगा तो शरीर की कोशिकाओं के अंदर क्या बनने लगेगा, लैक्टिक अम्ल बनने लगेगा। क्यों बनने लगेगा, क्योंकि जो पायरुवेट है उसको पूर्ण रूप से टूटने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो आधा टूटेगा, और आधा टूटेगा जिसके कारण वह पर्याप्त पूर्ण रूप से नहीं टूट पाएगा, जिसके कारण वो पायरुवेट जो है वो लैक्टिक अम्ल में चेंज होकर हमारी कोशिकाओं के अंदर जमा होने लगेगा, और कोशिकाओं में क्रैम्प आएगी या दर्द होने लगेगा। यानी मांसपेशियों की कोशिकाओं में क्रैम्प आने लगेगी, खिंचाव होने लगेगा और दर्द का अनुभव होगा। और जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलेगी तो पायरुवेट का ग्लूकोज पायरुवेट में बदलेगा और उससे काफी ऊर्जा मुक्त होगी। यानी अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में तो बदलेगा ही, इसके अलावा इसमें CO2 जल भी मुक्त होगा। ये लिखना छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में बदलेगा, पायरुवेट का पूर्ण विखंडन होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट मध्यवर्ती पदार्थ है, पायरुवेट बदलेगा ही, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं टूटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इथेनॉल में बदल जाएगा पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। जब कम मात्रा में मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा और मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगेगा। और जब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो ये पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा बाहर निकल जाएगा, जल भी शरीर से बाहर निकलेगा, और इस क्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ 10 क्वेश्चन देखा, ठीक है बच्चों, टोटल 10 क्वेश्चन शॉर्ट में देखे हम लोगों ने, और 25 ऑब्जेक्टिव देखा, ठीक है बच्चों, 25 ऑब्जेक्टिव देखा। ये क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद वाले वीडियो में मैं पूरा जो है आप लोगों को इस लेसन का क्वेश्चन कर दे दूंगा, ठीक है। और उम्मीद रखिए कि इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।